नमस्ते किसान भाइयों, मैं सखाराम राठौड़ आईबीसी सखाराम राठौड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। किसान भाइयों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है और वो विषय है कपास फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपाय। जो कपास का उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये इस वीडियो में आपको मिलेगी, ताकि ये वीडियो देखने के बाद कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, ये जो वीडियो है वो अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सारे किसान भाई नॉन बीटी से लेकर बीटी तक कपास का उत्पादन लेते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर खर्चा ही बढ़ता जा रहा है। किसान भाइयों, हर साल बढ़ते कीटकों के वजह से या पिंक बॉलवर इन्हें गुलाबी सुंडी जैसे खतरनाक इलिया या रस शोषक कीटक के वजह से बहुत सारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारा प्रबंधन है ये प्रबंधन रखना बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जो कपास के बारे में जानकारी लेने ये हम 5 पॉइंट पे, इन्हें 5 टॉपिक पे सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो पहला टॉपिक ये है कि भू प्रबंधन। जैसे कि जब हम कपास के लिए कपास फसल के लिए जो खेती की तैयारी करते हैं उसमें भू प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। भू प्रबंधन में जो काली मिट्टी वाला है या ज्यादा जिसे हम रिच सॉइल बोलेंगे, वो रिच सॉइल होना बहुत जरूरी है। उसमें ज्यादा से ज्यादा नमी बना रहता है और जो कपास की मूलियां है, जो रूट जोन है, वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेडिंग होने की वजह से वो जमीन है उसमें से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो भी खाद है वो खुद अपने जड़ों से खुद ही अपना यूज करने लगती है, ताकि उसको जो आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत रहती है वो मिट्टी में बहुत सारी जमा हुई पड़ी हुई रहती है। वो अपना जो वेस्टेज हुआ वाला है वो मिट्टी में से खुद ही इस्तेमाल करके अपने लाइफ साइकिल में उसका फायदा लेती है। तो भू प्रबंधन में जो भूमि की जो चुनाव है या भू प्रबंधन जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा काली मिट्टी का ही इस्तेमाल करें, ताकि फसल में उत्पादन बढ़ने में उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और नंबर 2 पे आता है जो हम प्लांट पॉपुलेशन रखते हैं, इन्हें पौधे की जो संख्या है वो मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फुट आता है। इन्हें जो प्लांट पॉपुलेशन है उसमें अगर हम रिच सॉइल है, इन्हें काली मिट्टी है, अच्छी पोषक जो जमीन है उसमें अगर 5x1, 5.5x1 या 4.5x1 या 4/1.5 इसके हिसाब से अगर लगाते हैं तो पर प्लांट पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि एक ही पौधे पे 150 या 200 डेंडू इन्हें बॉल्स लेना है। हमारी एक टेक्निक से या मेरा जो एग्रीकल्चर का 18 से 22 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ बोल्स के सिवाय नंबर ऑफ प्लांट्स, इन्हें पौधे की संख्या अगर ज्यादा रहती है, 70 से 80 भी अगर डेंडू इन्हें बोल्स लगते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो 4/1, 4.5/1, 5/1 ये रिच सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक या उत्पादन बढ़ाने के लिए ये भी जो टॉपिक है बहुत जरूरी है। ये भी सोचने की और समझने की इसमें भी जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है 43,560 ये जो स्क्वायर फुट से एकड़ के हिसाब से, तो अगर 4/1 पे लगाते तो 4 स्क्वायर फुट ही जगह एक प्लांट्स के लिए लगती है। और उसमें कम से कम 8, 8.25, मैं एक अंदाज से बता रहा हूं, 8, 8.5 हजार तक पर प्लांट्स बैठ जाते हैं। तो अगर एक प्लांट्स को या एक पौधे को 60, 65 या 70 तक भी डेंडू लगते हैं, इन्हें बहुत से लगते हैं, अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाए तो 6 ग्राम या 5 ग्राम पाई पकड़ो तो भी 300 से 350 ग्राम कपास उसमें से निकल सकता है। अगर 7,000 प्लांट्स भी बैठे मिनिमम तो भी
कम से कम 20 से 21 क्विंटल कपास की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन हम उसमें से भी अगर कोई माइनस की भी किया जाए, कोई नेचुरली आपत्ति आती है, नैसर्गिक आपत्ति की वजह से या कुछ कारणवशाव अगर 5-6 कुंटल भी अगर माइनस किया तो भी 15 से 16 कुंटल कपास इसमें हमेशा बने रहेगी इसके हिसाब से। लेकिन मैं जो आपको पूरे पॉइंट बता रहा हूँ पूरा ध्यान से सुने, ताकि ये जो टॉपिक है उसके हिसाब से भी अपना जो कपास का उत्पादन बढ़ाने का जो हमने उपाय बता रहे हैं उसके हिसाब से बताने जा रहे हैं। उसके बाद में आता है समय पे फर्टिलाइजेशन, इन्हें खाद की जो खाद मात्रा है वो समय पे भी दिए। बहुत सारे किसान भाई, मैं मेरे पिछले वीडियो में बताया कि पोटास ये जैसे एनपीके, नत्र, स्फुरद और पोटास जैसे हम पालाश बोलते हैं, ये इनको भूल ही जाते हैं, उनको सिर्फ यूरिया मालूम है, डीएपी मालूम है। तो किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप ये जो मुख्य मेन जो फर्टिलाइजर है एनपीके, इसमें से पोटास को भी दे, और पोटास है पहला या दूसरा डोज में दिए। आप तो यूरिया को नहीं भूलते, डीएपी को नहीं भूलते, लेकिन पोटास को भूल जाते। वो पोटास को ना भूले, ताकि पोटास लगने के लिए फसल को एक्टिविटी जिन्हें उपयोग में लाने के लिए 40 से 50 दिन लगता है, और यूरिया 3 से 4 दिन में लग जाता है, स्फुरद 15 से 20 दिन में लग जाता है। तो किसान भाइयों, पोटास को भी पहले या दूसरे डोज में दे, ताकि हमारा जो पौधा है ये सशक्त रहे, और हर एक नैसर्गिक या वर्षाओं की वजह से कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारा पौधा मजबूत रहे। पोटास का रोल बहुत ही बड़ा रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि उसमें जो डेंडू है वो फूटने में भी मदद करता है और ऑयल परसेंटेज बढ़ाता है। सिवाय उसकी वजह से कपास का वजन भी बढ़ जाता है। तो जो हम फर्टिलाइजर में प्रबंधन करने वाले उसमें एनपीके ये भी जरूरी है। नंबर 3 का जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशंस, इन्हें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सल्फर, मैग्नीशियम और जिंक, ये सेकेंडरी में बहुत जरूरी है, ताकि जैसे एनपीके जरूरी है उसके साथ साथ सेकेंडरी भी बहुत जरूरी है। उससे भी अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म अन्य द्रव्य है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसका स्प्रे के हिसाब से भी अगर स्प्रे करते हैं तो भी वो कवर कर सकते हैं, जो कि अमोनियम बेस जो रहता है वो स्प्रेइंग में से छिड़काव करने के बाद में हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो खाद का व्यवस्थापन है ये समय पर भी दिए। पहला डोज में जो है एनपीके, उसमें पीआरके, इन्हें स्फुरद और पालाश ये पूरा का पूरा देने की कोशिश करें। नत्र जो है इन्हें जिसे हम यूरिया बोलेंगे, नत्र जो है वो 3 या 4 स्टेप पे डिवाइडेशन करके दे सकते हैं, लेकिन स्फुरद और पालाश ज्यादा से ज्यादा पहला और दूसरा डोज में कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर देखा जाए इरिगेटेड, इन्हें बागायती में 80-40-40 एमपी का होना चाहिए। अगर रेनफील्ड में देखा जाए इन्हें कोरड वहू, जिसे बरसात के बारिश के इस पे डिपेंड रहता है, उसमें 60-30-30 एनपीके की जरूरत रहती है। तो एनपीके में से पी और के, इन्हें स्फुरद और पालाश ज्यादा से ज्यादा पहला और दूसरा ये 2 ही डोज में कंप्लीट करने की कोशिश करें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दूसरा तीसरा स्प्रे खाद के डोज में कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है स्प्रेइंग, इन्हें छिड़काव। कपास में छिड़काव समय पे होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे किसान भाई हेवी अटैक आने के बाद में कोशिश करते हैं कि अभी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा खर्चा होने के बाद में भी चाहे उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, ये जो 4 नंबर का टॉपिक है ये कम से कम 50% अपना जो फसल का उत्पादन है वो घटा देता है। उसमें ये सकिंग पेस्ट, रस्ट कीटक जो है वो तो है, उसमें जो सुंडी है, पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है बीटी में भी। बीटी इन्हें बेसिलिस थोराजिनस सिर्फ 120, बीटी 2 में जो है 120 दिन तक ही उसको कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन 120 दिन के बाद में जो भी स्प्रे है उसमें सुंडी, इन्हें इलियो के लिए स्प्रे जरूर लाए। अच्छे से अच्छे कंपनियों का दवा ले। मैं कोई कंपनी का दवा आज मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, ताकि जो भी इलियो के लिए है उसके हिसाब से तीसरा और चौथा स्प्रे में इलियो का इस्तेमाल करें।
और समय पे ही कंट्रोल करें ताकि कम खर्चा में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ जाए। और नंबर 5 पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि नैसर्गिक जो उपाय बोलेंगे या हमारे बाप दादा के जमाने से भी कहा जाता है कि भाई आमोशा के टाइम पे स्प्रे करे। लेकिन मैं इसकी टेक्निकली अगर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं किसान भाइयों, तो इसमें जब आमोशा की रात रहती है, जीव सृष्टि, ये पृथ्वी तलों पर की जो भी जीव सृष्टि है ये बहुत ही एक्टिव होने की वजह से उस रात उनकी जो पैदाशी की जो कैपेसिटीज है वो ज्यादा रहती है। ज्यादा रात रहने की वजह से, रात में ज्यादा जो भी जीव सृष्टि पे है वो एक्टिव होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ जाता है। और आमोशा होने के बाद में 3 या 4 दिन के अंदर अगर स्प्रे लेते तो उसका बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब है आप तो स्प्रे टाइम पे लेना ही है, और फर्टिलाइजेशन भी इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड के हिसाब से, अगर इरिगेटेड है तो 21 दिन के अंतर से अपना फर्टिलाइजर कम से कम इरिगेटेड में 3 या 4 स्टेप में डिवाइडेशन करके दे। अगर नॉन इरिगेटेड ने करोड़ों है तो उसमें 2 या बारिश अच्छी रही तो 3 स्टेप में भी डिवाइडेशन 21 दिन के अंतर से दे सकते हैं। लेकिन जो स्प्रेइंग है वो समय के लिए कम से कम कीटक या इलिया जो रहते हैं इसी टाइम पे स्प्रे ले, और आमोशा के बाद में 4 या 5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे लेने से बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। और हमारा जो मैनेजमेंट है या हमारा जो प्रबंधन है वो अगर अच्छा रहा तो कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। कम से कम मैंने जो ये भी 5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताए इसका जरूर ध्यान दें और अपने कपास उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए थोड़ा ये वीडियो आपको मददगार रहेगा। आपने जो मनपूर्वक मेरा वीडियो देखे इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से आभार मानता हूं। जय हिंद, जय भारत।